सर, एक आम आदमी के लिए क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, लेकिन आपने अपनी पूरी जिंदगी में इस नौकरी में सबसे क्रूर क्रिमिनल कौन सा देखा है? और ऐसी क्या बात है जो आपको अंदर तक हिला गई हो कि आदमी ये भी कर सकता है? मैंने ऐसे ऐसे विभत्स क्रिमिनल साइकोपैथ्स देखे हैं जो कनपटी पे हथौड़ी मार करके बच्चियों से रेप करना, खासकर यूं करना एक परवर्शन है। हाँ। कि 16 साल से कम की बच्ची हो, रेप के बाद तेजाब से नहला देना, इस तरीके की। महावीरा डकैत एटा का, हाँ जी। कि नाव पे जा रहा है, सब इंस्पेक्टर उसकी पत्नी जा रहे हैं, बीच नाव में आकर के उसने पहले तो सब इंस्पेक्टर को गणासे से काटा, पत्नी के साथ रेप किया, फिर उसकी भी हत्या की। तो जो मेंटल केसेस जो होते हैं, परवर्शन। इसके अंदर गुड्डू पहाड़ी लखनऊ में, हाँ जी। अब आपने एक गोली मार दी, बात खत्म हो गई। हाँ। लेकिन फिर आप जाकर के 6 कदम जाकर के उसका मोडस ऑपरेंडी यही था, फिर लौट करके 4 गोली और मारी, परवर्शन। और बताया ही जाता है, लेकिन ये कि मोडस ऑपरेंडी चूंकि यही था जो लोगों ने बताया, उसी की वजह से वो गुड्डू पहाड़ी पकड़ा भी गया जी, पकड़ा भी गया था। और इस तरीके का परवर्शन, जैसे मुझे 2-3 क्राइम से मुझे सख्त आपत्ति है। हाँ जी। एक तो ये है कि बच्चियों को जो तेजाब डालते हैं, दूसरा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। वो समझते हैं कि ये बड़ा पुण्य का काम है, तो उनको औकात उनकी बता देना कितना पुण्य है, तो पुण्य का जो है अब लाभ भी लो, पुण्य लाभ भी लो। और हम बता देते हैं कि पुण्य नहीं, तुमने वो पाप किया है, तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि तुम जिंदगी नॉर्मली ताज़ जिंदगी जी सको, अगर जिंदा रहे तो। अगर जिंदा रहो, क्योंकि जेल जाने में, जेल के अंदर और फिर कोर्ट जाने में अक्सर हादसे हो जाते, कईयों के हुए। नूर मोहम्मद वही थे कि जो बड़ा पुण्य कमा रहे थे, और जब लखनऊ जेल से पेशी में जा रहे थे तो इंस्पेक्टर एसटीएफ अविनाश मिश्रा की पिस्तौल छीनने की कोशिश की, कसम में वो मार दिए गए। विकास दुबे थे, यही थे, वो भी जा रहे थे, अब दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी पलट गई। ऐसे कितने केसेस हैं। ये गाड़ियां पहले क्यों नहीं पलटती थी? खूब पलटती थी, लेकिन तरीके थोड़े दूसरे अलग होते ऐसा थे। नहीं है कि तब पलटती नहीं, तब ज्यादा पलटती थी। अच्छा। तब ज्यादा पलटती थी। हाँ। लेकिन तब जो है एक होता है, देखिए, एक अनाड़ी है जैसे, जिसको किसी की हत्या करनी है, वो जाएगा, एक गणासा लेगा और गणासे से 50 टुकड़े करेगा, अपना भी खून खराब करेगा, कमरे की कालीन भी खराब करेगा, दीवालों पर चीटाएगा। और एक आदमी आएगा और वो चुपचाप रात को इंसुलिन का डबल डोज आपको लगा देगा। कोई पोस्टमार्टम पकड़ भी नहीं पाएगी, न हींग लगे न फिटकरी, काम आपका पुख्ता। तो हर चीज के करने के तरीके होते हैं। तब भी होते थे, ऐसा मैं कह दूं, गाड़ियां तब ज्यादा पलटती थी, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तब मीडिया में छाने की कोई क्रेज नहीं थी। बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है। बिल्कुल। हाँ। और तब ये होता था, जब घर में लौट के अक्सर आता था, तो पर ये आप क्या करिए, अखबारों में क्या क्या निकल गया, आप क्या क्या करते रहते हैं आप। उनका ये सब झूठ है, इसको मत पढ़ा करो। सर, फेक एनकाउंटर्स होते हैं? फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं, तभी तो इतनी जांचें होती हैं, इतनी सजाएं हुई हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। लेकिन होते हैं, फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं, और उनको करने के पीछे जो कारण है, एक तो ये है कि रिश्वत लेकर के, एक दूसरा भेदभाव, और एक होता है ना तजुर्बेकारी। बिल्कुल। ना तजुर्बेकारी का आपने बताया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले पुलिस ऑफिसर्स को सोच समझ करके मुखबिर की बात माननी चाहिए। हाँ। तब एक गैंग चलता था D39। हाँ जी। विद्याराम गैंग। बाह थाना आगरे में छत पे चढ़ करके नाचते हुए पुलिस वालों को गाली देके भागा। अच्छा। अब पुलिस वालों का चुनौती हो गई, D39 विद्याराम गैंग को मारना ही है। खबर आती है एक कप्तान साहब को कि सब गैंग मिल गया, आ जाइए। गैंग मिल गया, जैसे गोली चली, अब वो मारा गया, मार दिया गया। उसके हाथ पे लिखा भी था विद्याराम। अच्छा। लोग बताते हैं, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए ये मत समझिए कि मैं कोई तुम कहाँ काम करते हो, गैंग में। अरे गैंग में, हाथ पे लिखा भी है विद्याराम। ले चलो भाई। और जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ मुझे बताया जाता है, जितनी बात सुनी उतनी बता रहा हूं। कितनी सच है कितनी झूठ है, इसका मूल्यांकन आप कीजिएगा। उसके बाद जो मालूम पड़ा, गैंग में काम करता था, लेकिन PWD के गैंग में काम करता था, डकैत के गैंग में नहीं। मुखबिर ने रिवॉर्ड के चक्कर में, विद्यानाथ नाम था, तो विद्याराम चलो हम गुदवा देते हैं, और पुलिस वाले दिखाई कि विद्याराम छपा हुआ है, गैंग में कह रहा खुद मैं गैंग में काम करता हूं, और ये फेक एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और एक इंसान की जान चली गई, बेगुनाह की इंसान की जान चली गई। उस पे खैर मुकदमा लिखा, लोग जेल भी गए, और जाना भी चाहिए था। ऐसी जो है
मूर्खतापूर्ण काम करना, अनप्रोफेशनल काम करना, मर्डर करना, उनको तो सजा भोगनी चाहिए थी। मुझे मालूम पड़ा कि शायद उनको सजा भी हुई थी। मैं सर एक नाम लूंगी और ये बहुत ज़रूरी है इस विषय में जानना, क्योंकि इसके साथ शासन, प्रशासन और आज और कल जुड़ा हुआ है। अतीक अहमद, लिखत पढ़त में सर इस व्यक्ति के ऊपर, इस क्रिमिनल के ऊपर 176 से लेकर 77 मामले थे जिनमें कोई कार्रवाई ऐसे नहीं हुई, और उसमें 60 से ज़्यादा हत्या के मामले थे। उनके जजमेंट को देते हुए जज कांपते थे, 11 तो चुप हो जाते थे, 12वां क्या करते थे कि जमानत दे देते थे। आपने अतीक अहमद को भी देखा है सर, आपने वो स्थिति भी देखा है जब उनकी पत्नी आपके पास आई अपने छोटे से बेटे को लेके, अशद को, और आपको बोला कि मुझे बेवा नहीं होना है। वो अतीक अहमद सर कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए और सरकारों के लिए? चैलेंज तो बहुत बड़ा था। आपने कहा साइकोपैथ किलर, तो वो साइकोपैथ किलर था। हाँ जी। और जैसे ही मैंने डीजीपी का चार्ज लिया 2007 में, इसके भाई अतीक और अशरफ ने यतीम खाने में जा करके कब्जा किया, बच्चियों को लेकर के गैंग रेप करवाया और मदरसे पे कब्जा किया। अब सत्तारूढ़ थे, लोगों ने कहा कि साहब, हमको भी मशवरा देने वाले एक से एक लोग थे कि साहब और तमाम चीजें उनकी तरफ देख लीजिए, इसकी तरफ ऐसे एक्शन होता नहीं। हमारे एक बैचमेट थे, बड़े पवित्र, अब स्वर्गीय हैं, सीएम भट्ट, उनका विक्रम, तुम डीजीपी बन गए, अब तुम चाहे 24 घंटे रहो या तुम 4 साल रहो, गलत काम तो करना मत, और चाहे आज हट जा तब भी फॉर्मर डीजीपी रहोगे, और 4 साल बाद तब भी, लेकिन इज्जत वाला काम और सही काम करके कीर्तिमान स्थापित कर देना। मुझे वो बात एकदम से फ्लैश और अपील कर गई। नहीं कहा तो तब भी मैं करता, लेकिन मेरे अंतर मन को उससे रीइंफोर्समेंट मिला कि आज तय हो जाए विक्रम सिंह। अब ये बिल्कुल छोटी बात, डीजीपी रहे या न रहे ये माने नहीं रखता है, आज इसका हिसाब ही होगा। फिर हमने लगवा करके इनकी कराई बहुत कायदे से, बुलडोजर चलवा करके, इनकी खातिर बहुत कायदे से, इनको मफरूर घोषित करके, मुकदमा लिख करके कि आपने क्या मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बात करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये एक हमारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पावर है, ये स्टेशन अफसर कर सकता था। अब मैं कह रहा हूं कराओ इसको, गैंगस्टर का मुकदमा और कार्रवाई। अब इनको लग गया कि इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल किया। एक दिन के अंदर विदिन 24 आवर्स मैसेज आता है कि इनकी बेगम मिलना चाहती है। हमने कहा ठीक है, सांसद की बेगम है, जरूर मिल सकती हैं। ऑफिस पे मैं मिला, शाइस्ता, हाँ शाइस्ता परवीन शायद नाम था ये, शाइस्ता और अपने बेटे असद को, छोटा सा बच्चा था, मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा था। तो आई बैठी थी, जैसे मैं वहां बैठा हूँ, यहाँ पे 2 कुर्सियां लगी हैं। उनका, आप मेरे वालिद या बड़े भाई की तरह है, मैं बेवा नहीं होना चाहती। उनका कौन चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर कोई वसिद है आपको बेवा बनाने में, इसका फैसला आपके शौहर करेंगे, न मैं करूंगा न आप करेंगे। अपने शौहर को एक आसान और मुफीद मशवरा दे दीजिए कि कानून अगर तोड़ेंगे वो भूल जाएंगे जुल्म क्या होता है, एट्रॉसिटी क्या होती है। आई विल बी सिनोनिमस टू एट्रॉसिटी। होम्योपैथी में मेरा ज्यादा विश्वास है नहीं, और होशियार को इशारा काफी है। हमें फिर असद बेटा तुम उधर बैठो, ये कुछ बातें थोड़ा, अब वो भावावेश में तो आ ही गया था। हमने कहा बेटा तुम हमको घर से बच्चों की चॉकलेट वगैरह रहती, किताबें, हमने कहा बेटा पढ़ो, थोड़ा दूर पे बैठा। फिर हमने बातचीत की, उनका इसका फैसला आप कर लें, और मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर रास्ता बदल दिया मेरी तरफ से आपको कोई फोन भी नहीं जाएगा, और नहीं है, ये मेरा चैलेंज है, आप जाकर के कहीं दुनिया किसी कोने छुप जाए, मेरा STF का रिकॉर्ड भी देख लीजिए, आप कहीं सुरक्षित नहीं रहेगा, न सिंगापुर में, न नेपाल में, न दुबई में। हमारे काम करने के तौर तरीके ऐसे हैं, आई हैव नेवर फेल्ट हेल्पलेस, मैं असहाय अपने को कभी समझता नहीं। जिसने खिदमत का मौका दिया तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा सेवा हो गई उसकी। आपने अभी एक बात कही सर कि कहीं पर भी हो, अगर मैं अपने पे आऊंगा तो वो जांच भी होगी और न्याय भी होगा। आज जब आपने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया, जब अतीक अहमद मरा, उसका भाई मारा गया, तब इनकी पत्नी को ढूंढने की बहुत कोशिश की जा रही है आज तक। तो सर ये जज्बा जो आपने दिखाया, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी फोर्स में, इतने एडवांस इक्विपमेंट के साथ, वो क्यों नहीं मिल रही है? इच्छा शक्ति हो तो हर चीज संभव है। आप मानते हैं इच्छा शक्ति नहीं है? मैं बिल्कुल मानता हूं, और मैं कारण भी बता देता हूं। संपत्ति जब होती है, पुलिस की भाषा में उसको कहते हैं लावारिस, ला दावा, या समझ लीजिए कि अब बहुतों की लॉटरी लग गई है।
इसके पीछे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, इसके पीछे जो अरबों खरबों की संपत्ति है उसकी लूट खसोट है। अगर असली वारिस आ गया तो फिर हमारी लॉटरी कैसे लगेगी? बिल्कुल। और हमारी लॉटरी अगर लगनी है तो परवीन को सामने नहीं आना है। इसलिए जब तक उसकी संपत्ति खल्त मल्त नहीं होगा परवीन सामने नहीं आ सकती है। हम ही दबा देंगे उसको, मैं ही दबा दूंगा उसको। जमाने बाद जो है रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ, लॉटरी लगी है और ये आ गए दूसरी कॉम्पिटिटर कमाई की। मतलब जब ये खाली हो जाएगा वो अपने आप एक पिक्चर में आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएंगी। जब हर चीज तो ठिकाने लग जाए प्रॉपर्टी, या फिर जिन्होंने ठिकाने लगा रहे हैं वो अंतर तृप्ति उनको प्राप्त हो जाए, तो जब बिल्कुल ठीक है, जब अंतर तृप्ति आ गई तब उनका प्रागट्य होगा। एक छोटा सा गुंडा जो अपने गुरु को ही मार देता है और वो गुंडा इलाहाबाद में जो आज प्रयागराज है उसमें कब्जा करने से लेकर के सारे काम करने लगता है, फिर वो राजनीति में आ जाता है, फिर वो माननीय सांसद कहलाने लगता है। मैं आपसे सर ये फॉर्मूला पूछना चाहती हूँ कि ये जो माफिया राजनेता बन जाते हैं, कौन से बड़े फैक्टर होते हैं कि इनको इतनी बड़ी जगह दे दी जाती है? ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं कि ये पॉलिटिक्स में बहुत आसानी से आ जाते हैं? इकोनॉमिक्स फंड? तो अरे नहीं, इससे सबसे बड़ा रुपया। आप देखिए क्रिमिनल तब तक है जब तक 2-3 करोड़ का आदमी है। हाँ। जिस वक्त 10 करोड़ का हो गया तो वो तो युवा हृदय सम्राट, गरीबों का मसीहा रॉबिन हुड। रॉबिन हुड। वो तो डकैती तो यही करते थे। 10 डकैती डाली, 1 करोड़ कमाया, 10 लाख के गरीब बच्चियों की शादी कर दी, एक मंदिर बनवा दिया, भंडारा करा दिया। अरे साहब रॉबिन हुड, इन्होंने भी यही किया। 100 करोड़ की डकैती ठेके पे हत्याएं करा दी और 1 करोड़ का दान पुण्य कर दिया, गरीबों के मसीहा। और उसके बाद त्योहारों पे कंबल और साड़ी बंटवा दी और कुछ बच्चों को वजीफा दे दिया, कुछ जगह जो है भोज करा दिया, हो गया काम आपका। और आज भी दुर्भाग्य इस देश का ये है, ये इनको आप माफिया आप कह रही हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये किसी के कमाऊ पूत भी थे। बिल्कुल। या कमाऊ पूत अगर थे, आप क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे आपके संस्कार क्या है कि जिसकी आम ख्याति नहीं है, आम ख्याति अच्छी नहीं, उससे दूर बना के रखिए। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो ये कहा जाता ये लड़का बड़ा आवारा है। क्यों? चाय पीता है, उपन्यास पढ़ता है। आज अगर लड़का सिर्फ चाय पिए, उपन्यास पढ़े तो पूजा जाएगा, चाय ही पीता है और शरीफ है, बहुत शरीफ है। और अब इनको अगर आप ये कहें कि हम इनके कुत्ते से अगर हाथ मिला रहे हैं तो विभाग को क्या संदेश जा रहा है? इस तरफ देखने की जहमत न फरमाइए, वरना करियर हो जाएगा चौपट आपका। और ये कहते गरीबों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द, बहन बेटियों के महफूज रखने वाले। तो जब आप खुद ही कह रहे हैं कि कमाऊ पूत हैं, अब ये मान के चलिए कॉमन सेंस है कि हजारों करोड़ आपने नाजायज कमाए और 100-200 करोड़ अगर आपने आकाओं को पहुंचाया, तो इक्वेशन और इकोनॉमिक्स बिल्कुल साफ है। ये लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स है। और माफिया की डेफिनेशन ही यही है कि जब उसकी औकात ऐसी हो जाती है कि वो गवर्नेंस में हस्तक्षेप करने लगे, तब मान लीजिए कि माफिया आ गया। यूनाइटेड नेशंस का ये डेफिनेशन है। यही चीज माफिया की विंकी भी है। 2-4 करोड़ में तो उठाई दे रही है, लेकिन जिस वक्त 10-20 करोड़ ऊपर हो गया, ठीक है, हम भी बड़े बड़े वकील करेंगे, आप सजा करके दिखाइए। और लोग कहते भी थे, बुंदेलखंड में आपने सुना भी होगा कहा कि फसल कैसी हुई। हाँ, इतनी अच्छी फसल हुई कि हम 2 कत्ल करके बच सकते हैं, 3 कत्ल करके बच सकते हैं। ये तो हुई बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन अगर उसी का 1000 गुना आप कर दीजिए तो मतलब कि 1 इलेक्शन या 2 इलेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज जो है निर्वाचन, तो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब दिया तो राष्ट्रपिता दिया, जब दिया तो गुलजारी लाल नंदा दिया, जब दिया तो इस तरीके की विभूतियां दी, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है, जिनका नाम लेना भी मैं औचित्यपूर्ण नहीं समझता। एनकाउंटर्स होते हैं तो हम जो फिल्मों में देखते हैं कि एनकाउंटर हुआ, पूरे साज सज्जा के साथ निकल रहे हैं, अधिकारी सब निकल रहे हैं। मैंने सुना आपने चप्पल में भी एनकाउंटर कर दिया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है। जैसा होगा टेरेन वैसे ही होगी आपकी भाव भंगिमा। अच्छा। कैमोफ्लेजिंग और फील्ड क्राफ्ट का ये मोटा है कि जिस तरह की आपका एरिया हो, उसी भाव भंगिमा में आप आ जाए।